जानबूझकर आई टू काइंड ऑफ मेक अ बिट ऑफ अ मिमिक्री ऑफ इट, जैसे ये कच्चा तोरा नार करके ये सिंगार, ये मेरे मन के द्वार, ये घुसत जात हम मरत जात, अरे ए। कितने लोगों के बचपन का एक अहम हिस्सा है। ऐसा हिस्ट्री का हिस्सा मैं बन गया बाई चांस। आपने याद कर लिया एक दिन में? हाँ, मतलब आधा कुछ 2-3 घंटे थे, मेरी मम्मी थी, मम्मी ने बैठा, मैं बैठा और मैं पढ़ रहा हूँ लाइन, रट्टा मार लिया। आपने जीता, कैमरा के सामने कूदे, आपने बोला, एक दिन के अंदर अंदर एक पूरा पन्ना याद किया। आई मीन आप यू आर लाइक बॉर्न एक्टर। बॉर्न एक्टर की नहीं, मुझे जोश बहुत ज़्यादा था, थोड़ा सा पागल था। मुझे लगता है कभी कभी पागलपन में अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। झटका लगा कि फटी कमीज और ऐसे बिना चप्पल के घूमना पड़ रहा है, कोई हीरो वाला रोल नहीं। उस वक्त तो पता था कि मस्ती करना है, पर ये नहीं पता था कि फटे हुए कपड़े पहनूंगा मैं। ਅੱਜ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਜਨਾਬ, ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਲਗੁੜੀ ਡੇਜ਼, ਜੋ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ, ਰਾਜਮ ਤੇ ਮਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਲਗੁੜੀ ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਮਣੀ ਰਘੂ ਰਾਮ। रघु, वेलकम टू 88.9 रेड एफएम। क्या बात है, सो हैप्पी टू बी हियर मनमीत, सो हैप्पी टू बी हियर। मैं ना बहुत कंट्रोल करके बैठी हूँ। अच्छा। मेरे अंदर की 8 साल की बच्ची जाग जाती है मालगुड़ी की डेज के नाम से। लेकिन मैं अभी बड़ा कोशिश कर रही हूँ कि आई हैव टू बी द रेडियो होस्ट। मैं बचपना नहीं दिखा सकती अपना, लेकिन धीरे धीरे वो बाहर निकल आएगा। उसकी पूरी कोशिश करूंगा मैं। सो रघु, आपको कैसा लगता है ये सोचकर कि आप कितने लोगों के बचपन का एक अहम हिस्सा हैं? ये कभी सोचा नहीं था। जब जब वो अपॉर्चुनिटी आई, जब उस रोल को मैंने किया, तो बस खेल खेल में, मैं 11 साल का था उस वक्त, राइट, तो बहुत साल पहले की बात है, तो बस कर लिया। वक्त के साथ वो जैसे वाइन और मैच्योर और वैल्यूबल हो जाता है, वैसे ही स्वामी एंड फ्रेंड्स एक लेजेंडरी सीरियल सा बनता गया। और मुझे बड़ा ताजुब होता है कि इतने सालों के बाद भी लोग मुझे इतने प्यार से याद करते हैं। पता नहीं कहाँ से फेसबुक से मुझे खोज के निकालते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं लंदन में हूँ, वगैरह वगैरह। मेरे बच्चे देखते हैं और उनको हम दिखाते हैं ये, आई एम लाइक वाओ। तो बस है ऐसा, हिस्ट्री का हिस्सा मैं बन गया बाई चांस, एक्सीडेंटल सिचुएशन बोलिए। आई लव दैट वर्ड जो आप कह रहे हैं, हिस्ट्री का हिस्सा। सीरियसली, ये अगर बचपन की हिस्ट्री कभी लिखी गई तो उसमें मालगुड़ी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स सबसे टॉप पे आने वाला है। मुझे भी यूँ ऐसे लगता है, बट ये मतलब कभी कभी हो जाता है, राइट, यू डोंट नो कि किस दिशा में सिचुएशन चली जाएगी, पर ऐसा हो गया है, तो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल। वाओ। अच्छा, तो अब मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मालगुड़ी को मैं फिर से जीऊँ। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आर के नारायण की किताब है मालगुड़ी डेज, जिस पे ये सीरियल आधारित है, शंकर नाग जी ने क्रिएट किया, और क्या कमाल का क्रिएट किया। लेकिन जो आपकी शूट हुई है, हाँ, वो तो एक रियल जगह है। बिल्कुल। तो उस टाउन का नाम क्या है? क्या वहाँ पे वाकई वो स्टैचू था या स्टैचू क्रिएट किया गया उस जगह पे? मतलब मुझे उन सारे कोनों को देखना है फिर से। उस जगह का नाम है आगुम्बे। ये आगुम्बे। हाँ जी, कर्नाटका में है, एक हिल स्टेशन है। कहते हैं इंडिया में चेरापूंजी के बाद सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो होती है वो आगुम्बे में होती है। अच्छा। और ये हमने महसूस किया। तो उन्होंने किया क्या कि उस वक्त की बात है, आई एम टॉकिंग ऑफ 1985-86, तब शूटिंग हुई थी। वो वाकई में इतना छोटा सा गांव था, एक बस स्टॉप, एक नाई की दुकान, एक छोटा सा रेस्टोरेंट बोलते थे, जहाँ पर 4-5 चीज़ें ही मिलती हैं और कुछ नहीं। तो बहुत छोटा सा एक जगह थी। उसमें हमारे आर्ट डायरेक्टर जॉन देवराज, उन्होंने बहुत खूबसूरती से काम किया। जो बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा पुतला है किसी ब्रिटिशर का, वो सब सेट है, सब कुछ सेट है। अच्छा। और वहाँ पर हर दुकान पे, हर जगह पर हमने मालगुड़ी का एकदम बोर्डिंग वगैरह हमने लगा दी। तो बनाया आगुम्बे, हमने मालगुड़ी बना दिया उसको। जब तक हम वहाँ थे वो मालगुड़ी ही था, तो इतना रियल था। पर आई थिंक दैट्स ऑल्सो द डायरेक्टर्स विजन। उन्होंने जिस तरीके से उसको सोचा, हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, और यहाँ तक कि जो आप बैकग्राउंड में लोगों को आते जाते देखते हो, उनको भी उसी टाइम पीरियड के एरा में ढालना, और बहुत बहुत मेहनत गई उसमें, पर मेहनत रंग लाई। बिल्कुल मेहनत क्या, मतलब मेरे लिए तो वो बिल्कुल रियलिटी ही है।
मैं तो शायद आपके मणि, स्वामी और राजम के साथ खुद ही शायद घूमी हूँ अगम्बे में। मेरे लिए वो इतना कोर ऑफ बचपन था कि मैं ही शायद बचपन में स्वामी के साथ, मणि के साथ बातें करती रहती थी। जी, तो ये जो अगुम्बे है, क्या ये अब उसकी क्या हिस्टोरिकल वैल्यू है उस टाउन की भी? लोग क्या जाते हैं देखने के लिए? जैसे मेरा अभी मन कर रहा है कि नेक्स्ट इंडिया ट्रिप पे मैं जाऊं वहाँ। उन्होंने वहाँ पर एक मालगुड़ी की म्यूज़ियम बनाई हुई है, ऐसे मुझे सुनने में आया है और काफ़ी लोग जाते हैं, यहाँ तक कि लोग जो मुझे जानते नहीं हैं, पर मतलब मैं उनको नहीं जानता, वो मणि के तौर पर मुझे जानते हैं। कुछ लोगों ने मुझे वहाँ की तस्वीरें भेजी कि ये हम गए थे, वहाँ पर एक छोटी-सी मालगुड़ी की म्यूज़ियम है और ये वो मतलब एक एक इंटरेस्टिंग सी हिस्टोरिकल स्लैश टूरिस्टी जगह बन गई है, क्योंकि अब वो शो ही इतनी लेजेंडरी है, तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो है मतलब बहुत वैल्यूबल और इंटरेस्टिंग बन गई हैं। मतलब आपने एक बात कही कि आपको तस्वीरें भेजी, मतलब आपने अभी तक नहीं देखा है। मैं नहीं गया हूँ। वाक़ई में शूटिंग के बाद मैं 86 के बाद वहाँ पर एक बार भी नहीं गया। रियली? पता नहीं क्यों, पर कभी हुआ नहीं वहाँ जाना। दिल नहीं किया? दिल तो करता है, यहाँ तक कि जब मैं मंजू से बात करता हूँ जो जिसने स्वामी का किरदार निभाया था, हम दोस्त हैं, हम टच में रहते हैं। वो कई बार मुझे कहता है कि यार मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, अगली बार तुम आओगे तो हम जाते हैं। मैं हमेशा हाँ बोलता हूँ, पर हम दुनिया के इस कोने में हैं और कभी-कभार वहाँ पर जाना होता है और जब जाना होता है तो छोटी-सी ट्रिप होती है, ज़्यादा कुछ हम कर नहीं पाते। तो आगुम्बे जाने का कभी मौका मिला नहीं अब तक, देखते हैं। तो चलिए हम मणि की तरफ बढ़ते हैं। हुँ, जो ये मणि का कैरेक्टर है, जी। वो आप में शंकर नाग जी ने कैसे देखा? आपके लिए ये मौका कैसे बना कि आप 11 साल की उम्र में जी। ये किरदार निभाएं और आपको मालगुड़ी में एक्ट किया जाए? क्या आप एक्टर थे? क्या आप, आपके बड़े कॉन्टैक्ट्स थे? शंकर नाग जी ने मुझ में मणि नहीं देखा। मैंने उनके नज़र में मणि का रूप ठोका अंदर, मतलब मैंने दबाया। मैं बताता हूँ कैसे। हुआ यूँ कि मेरी जो बड़ी माँ है, मेरी आंट, मेरी माँ की बड़ी बहन, वो बैंगलोर में थीं और वहाँ पर वो काफ़ी एक्टिव थी, रेडियो में, थिएटर में, सिनेमा में, तो वो इन सबको जानती थीं। और जब मालगुडी डेज़ की कास्टिंग हो रही थी, तो वो चाहते थे कि कोई मतलब हिंदी बोलने वाले बच्चे हमें मिलें, क्योंकि वही था, वही तो सेटअप था। स्वामी एंड फ्रेंड्स एक 8 एपिसोड्स की एक सीरीज़ थी, राइट? और स्वामी एंड फ्रेंड्स एक किताब है। तो बस उन्होंने बोला कि भई मेरी बहन का एक बेटा है, वो थोड़ा-सा पागल है, 11 साल का बच्चा है, आप देखो। तो उन्होंने बोला ठीक है भेजो। ऑडिशंस हुई, मुझे याद है वुडलैंड्स होटल में इन बैंगलोर, ये शायद समर वैकेशन की बात है, जब 2 ढाई महीने की छुट्टियाँ होती हैं, तो मैं बैंगलोर गया था। हर साल मैं बैंगलोर जाता हूँ, गए मेरी थे ना मतलब आप कहाँ रहते हैं? मैं था बॉम्बे में, मैं पला-बड़ा हूँ बॉम्बे में, बट मेरी नानी का घर है बैंगलोर में और था। तो हर समर वेकेशन में सब परिवार हम सब जाते थे वहाँ पर, 2 ढाई महीने में मेरी बहन, मेरी माँ, हम वहाँ पर रहते थे। तो ये हमारा एक रूटीन था हर साल। तो बस गया मैं वहाँ पर और ऑडिशन के दिन चला गया और वहाँ पर बहुत बच्चे, बहुत भीड़, बहुत माएँ, बहुत डैडीज़, अंकल्स, आंटी सब थे और एक छोटे से कमरे में ऑडिशन चल रहा था, जहाँ पर उन्होंने बच्चों को एक अलग-अलग डायलॉग दिया हुआ था, राइट? तो पहले तो बहुत अच्छे से बातें करी, हेलो बेटा, हाउ आर यू? वो जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि बेटा एक बोलो स्वामी देखो उस पेड़ पर भूत है और जैसे ही उन्होंने कहा, वैसे ही मैंने कह दिया, स्वामी देखो उस पेड़ पर भूत है। ओके, ठीक है, ऑडिशन खत्म, घर जाओ। मैं बोला ये क्या ऑडिशन था यार? तो मैं मॉम के साथ गया था तो घर चले गए। 1 हफ्ते के बाद फ़ोन कॉल आया हमारे घर में कि आप सेलेक्ट हुए हो, इस दिन पर आपको आगुम्बे पहुंचना है, हम आपकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की सब अरेंजमेंट कर लेंगे। 4 दिन की शूटिंग होगी, आप आओगे और 4 दिन के बाद आपको वापस बैंगलोर में छोड़ देंगे हम। बढ़िया। उन दिनों मतलब एक वैन हुआ करता था जहाँ हम कुछ 8-10 लोग थे। इट वाज़ अबाउट एन 8-9 8-9 घंटे की सफ़र थी, राइट? बैंगलोर से लेकर लोकेशन तक। चले गए, शूटिंग शुरू हो गई। दूसरे दिन एक सीन था जहाँ पर मैं बैठा हूँ और मणि का किरदार वैसे कोई और कर रहा था। अच्छा। हाँ, कोई और था जो मणि का रोल निभा रहा था। वो बच्चा था, स्वामी है, हम 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं और स्वामी बताता है बड़े ज़ोर से। ये आप देखना, ये वो स्वामी एंड फ्रेंड्स सीरीज़ में नहीं आता है, उसके पहले जो पहली सेगमेंट आई थी मालगुडी डेज़ की, 8-9 एपिसोड की पहली सीरीज़ थी, उसमें लास्ट एपिसोड था जिसका नाम था द हीरो। तो वो कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन थी उस एपिसोड में।
तो एपिसोड का कहानी ऐसा है कि वो स्वामी जो बच्चा है वो एक चोर को पकड़ता है। तो शूटिंग चल रही है और वो बच्चा स्वामी अपने दोस्तों को डींग मार रहा है कि मैंने ये किया, मैंने चोर को पकड़ लिया, ये वो, और मैं बैठ के उसको खुन्नस दे रहा हूँ। मतलब मणि ही सपोज टू डू दिस, मणि ये कर रहा है, खुन्नस दे रहा है कि है क्या कर रहा है तू बकवास, उधर नीचे, राइट, उसको उसकी बलून में पिन मार के उसका गैस निकल रहा है। तो जिस बच्चे को ये करना था वो बच्चा बेचारा बहुत शाई था और कह नहीं पा रहा था। ये सारी कास्ट जो थी बैंगलोर से थी, लोकल लोग बच्चे थे, और हिंदी तो मैं बोलता था क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ यार, मतलब मैं हिंदी मतलब स्कूल में वगैरह चलती थी। तो मुझे क्या पता, मेरे लिए तो ये बड़ा पिकनिक है, सामने कुछ 50-60 लोग हैं, 6 असिस्टेंट डायरेक्टर्स है, शंकर नाग है, कैमरा है, ये वो, और वो रीटेक पे रीटेक लिए जा रहे हैं, बच्चा डायलॉग बोल नहीं पा रहा है और मैं कूद गया, अंकल 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 कैन आई टेल दिस, प्लीज़ प्लीज़ कैन आई। तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर बोलते, बच्चा रुक जा, शांति से बैठ, तेरी जगह वहाँ है, तू बैठ, और तू सिर्फ घूर रहा है, तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो मैं उतावला हो रहा था कि यार इतनी छोटी सी लाइन है, मुझे करना है, मुझे मज़ा आ रहा है। तो शंकर नाग गॉट फेड अप, वो बच्चे से बेचारा हो नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला ठीक है यार, वो इतना तड़प रहा है, उसको डाल दो। 1 टेक ओके हो गया। तो उसी वक्त शंकर नाग जी ने बोला कि चलो इसे ही मणि बना देते हैं। ऐसे हुई। तो मुझे पता नहीं था कि हो क्या रहा है, मणि मुझे बोलना है, मैं बोल रहा हूँ डायलॉग कैमरा के सामने, मज़ा आ गया, आई एंजॉयड इट। अगला दिन एक पूरा पन्ना था, मुझे चल के आना था स्वामी के साथ, बड़ी बड़ी डायलॉग थी, 3 कैमरा सेटअप, मतलब उन दिनों की बात है, दे मेड इट लाइक अ फिल्म। तो मल्टी कैमरा सेटअप थी और शॉट था कि तुम यहाँ से वहाँ तक आ रहे हो और पूरा मेरा मोनोलॉग है, हम बच्चे क्रिकेट खेल के वापस आ रहे हैं, टक 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 मैंने बोल दिया। आपने याद कर लिया एक दिन में? हाँ, मतलब आधा कुछ 2-3 घंटे थे, मेरी मम्मी थी, मम्मी ने बैठा, मैं बैठा और मैं पढ़ रहा हूँ लाइन, रट्टा मार लिया और बोल दिया पूरे जोश के साथ, ओके हो गया। एंड देन मुझे पता नहीं, 3 दिन की शूटिंग थी, वापस आ गया। अगले साल शंकर नाग जी ने मेरे डैड को एक लेटर लिखा, उन दिनों ईमेल नहीं था, कुछ नहीं, राइट, ही रोट अ लेटर टू माय फादर सेइंग, मिस्टर सीताराम, वी वुड लाइक योर सन रघुराम टू प्ले द रोल ऑफ मणि। अब की बार 2-2.5 महीने की शूटिंग होगी, 8 एपिसोड की। और मेरे डैड ने मुझे बताया नहीं क्योंकि मैं फिर कूदूंगा, मज़े लूँगा और मैं एग्जामिनेशन में पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरी पढ़ाई से ध्यान निकल जाएगी। तो मेरी माँ से ना रहा नहीं गया। माई मॉम इज गिविंग लाइक दिस समर, आई एम लाइक व्हाट, क्या हो रहा है दिस समर। फिर उनसे मुँह से निकल गया कि अभी शंकर नाग जी ने लेटर लिखा है कि अभी पूरी समर में शूटिंग करनी है। ओह, जो मैं कूदा, आई वॉज सो एक्साइटेड। तो बस ऐसे हुई मेरी कहानी और ऐसे मैं बना मणि। वाह वाह, तो मतलब आपने एक तरह से रोल जीता रघु, आपके झोली में नहीं आया, आपने जीता, कैमरा के सामने कूदे, आपने बोला, एक दिन के अंदर अंदर एक पूरा पन्ना याद किया। आई मीन आप, यू आर लाइक बॉर्न एक्टर। पता नहीं बॉर्न एक्टर की नहीं, मुझे जोश बहुत ज़्यादा था, थोड़ा सा पागल था। मुझे लगता है कभी कभी पागलपन में अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, मिसाल के तौर पे ये मणि, ये जो फटी कमीज, निक्कर और गदा, ऐसा लगा कि मुझे तो हीरो होना चाहिए और ये मुझे क्या पहना दिया जा रहा है, या यू आर, जिस तरह आपने बताया, आप कैमरा के सामने इतना मक्खन की तरह आपने एक्टिंग की, आप उसी तरह से कंफर्टेबल थे? मैं रो पड़ा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। जो अगले साल मुझे बुलाया गया कि ये बच्चा मणि का रोल कर रहा है, मुझे पता नहीं था क्या मणि, क्या सीरियल, मज़ा आ रहा है, मैं एक्ट कर रहा हूँ। और फिटिंग के लिए हमने कुछ शूटिंग के 10-15 दिन पहले बुलाया कि आओ फिटिंग देखो, और वो असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे सामने मेरे कुर्ते को फाड़ रहा है। मैं, तुम कर क्या रहे हो? नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस इज इन कैरेक्टर। वो फाड़ रहा है। आई एम लाइक, मुझे बहुत दुख हुआ कि ये फटे। और काफ़ी सीन्स में आप अगर गौर से देखोगे तो मैंने जूते चप्पल कुछ नहीं पहना हुआ है। आप नंगे पाँव पत्थरों के ऊपर भी चल रहे हो। मुझे सनस्ट्रोक आ गया। एक सीन है जो पहला एपिसोड में राजम, स्वामी और मैं, हमारा एकदम एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है रेलवे की पटरी पर। हाँ। दोपहर के 3 बजे मई के महीने में हमने शूटिंग करी, और उसके बाद मैं थोड़ा ब्लैंक आउट हो गया, तो मुझे पानी वानी पिलाया, ग्लूकोज वाटर, और हमारे लिए 5 स्टार बार लेकर आए थे। मेरी फेवरेट बचपन। हाँ, वो डबल डेकर करके एक चॉकलेट होता था और 5 स्टार, वो मुझे दिया गया बाद में क्योंकि मैंने बहुत अच्छा शॉट दिया। पर ये था, इससे गुजरा था। वो जिसने राजम का रोल किया था उसके लिए एक टोपी थी, जूते और वो थे। 3 बजे की गर्मी में उन्होंने टोपी पहनी। हाँ, वो अलग तकलीफ, वो भी एक अलग से तकलीफ। तो एनीवे, तो बस हाँ, ये था सिचुएशन हमारा। तो मतलब झटका लगा कि फटी कमीज और ऐसे बिना चप्पल के घूमना पड़ रहा है, कोई हीरो वाला रोल नहीं है। हाँ, मतलब उस वक्त तो पता था कि मस्ती करना है,
पर ये नहीं पता था कि फटे हुए कपड़े पहनूंगा मैं। और वो थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब लगा, बट बाद में बच्चे को पला पुसला के कैसे करके मुझे मनवा लिया, तो मान गया मैं। तो जो मणि का कैरेक्टर है, जितना मैंने देखा, मैंने अभी रिसेंटली 5 एपिसोड्स ही देखे हैं, अभी और देखने हैं मुझे, तो ना दिखाता है कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, बुली हूँ, मतलब मैं डरता नहीं हूँ ना भूत से ना आम इंसानों से, लेकिन अंदर उसके एक छोटा सा बच्चा है जो डरता भी है। तो आप जब मणि को देखते हो और अपना बचपन को देखते हो, आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिखती हैं उस कैरेक्टर की अपने आप में? हाँ, कुछ हद तक वो वल्नरेबिलिटी मुझ में थी। वो मणि की थोड़ी सी कॉन्फिडेंस तो तभी भी थी। कुछ हद तक पैरेलल्स थी, पर जो मणि का जो किरदार था वो काफ़ी एग्रेसिव और बुली टाइप बच्चा था, जो मैं कभी नहीं था। मज़े की बात यह है कि जब पूरी शूटिंग ख़त्म हो गई और मुंबई में, बॉम्बे में शंकर नाग जी आए थे, सब इंडस्ट्री वालों को बुलाया था, एक प्रीमियर हुआ कि भाई ये हमने शूट किया है। उस प्रीमियर में काफ़ी इंडस्ट्री के बड़े लोग आए थे। आर के लक्ष्मण आए थे, आर के नारायण आए थे। आर के नारायण मुझे देखकर कहते हैं, इस बच्चे ने मणि का रोल किया, बड़ा प्यारा सा सीधा सा बच्चा लग रहा है। और शंकर नाग उनको बोलते हैं, आप इनका काम देखिए तब बात करना। तो ऐसा था, तो काफ़ी हद तक, कुछ हद तक सिमिलैरिटी थी। बट मुझे कुछ हो रहा है ये सोच के कि आप आर के लक्ष्मण से भी मिले, आर के नारायण से भी मिले, और शंकर नाग जैसे इतने, ही इज़ अ जीनियस, और उनके साथ काम किया है। या मतलब मैं फिर से खो गई हूँ उन दिनों में। तो रघु, हमारे लिसनर्स ये नहीं जानते कि आप गाते भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि एक जो वो ट्यून थी, एक ट्यून है दूरदर्शन की हाँ, जो एक नेशनल ट्यून है, मेरे हिसाब से मेरी नेशनल ट्यून है ताना ना ताना ना ना बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर आप फिर से सुना दें सबको, तो शायद सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस तरह मेरे हो जाते हैं। खैर वो तो एक इंस्ट्रूमेंटल पीस है। अगर मेरे पास बांसुरी होती तो शायद मैं उस धुन को बजा देता। पर ऐसे कुछ गुना देता हूँ। हाँ। ताना ना ताना ना ना ना, ताना ना ताना ना ना ना, बस इतना ही है। ओ माय गॉड, एक बार फिर से। तो उसके बाद खैर बहुत प्यारा सा पीस है। उसमें उन्होंने इनफैक्ट उस पीस को अलग अलग मूड में प्ले किया है। अगर हाँ। आप देखोगे तो कोई जैसे इमोशनल सीन हुआ है तो उसके बीच में होगा ना 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 ना। तो बहुत खूबसूरती से अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने उस थीम सिग्नेचर ट्यून को यूज़ किया था। ओवरऑल आई थिंक बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने शो को बनाया था। कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद है, जैसे कि काफ़ी सीन्स में जो स्वामी की जो एक विभूति बोलते हैं होती थी, एक छोटी सी तिलक टाइप्स, वो टेढ़ी होती थी। तो कुछ शूटिंग के 3 या 4 दिन के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ने पकड़ा कि और मेकअप वाले को बोला कि ये तुम कर क्या रहे हो, कि थोड़ा सा उसका टेढ़ा है। दूसरा एक सिचुएशन मुझे याद है कि हम जब लोकेशन पर गए तो मेरे सर पे इतना सा 1 लीटर तेल डाल के मसल देते थे, और मेरे बाल तभी भी खड़े होते थे। तो भाई, तो ऐसे अजीब-अजीब चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके याद बाल आती मुझे हैं। अच्छे से याद है, और मुझे ये याद है कि आपको नींबू का अचार बड़ा पसंद होता था। आप स्वामी से बार बार मंगवाते थे कि तू लाया नींबू का अचार माँ से? हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो एक अच्छे से कैरेक्टराइज़ेशन में उन्होंने जोड़ दिया था। इनफैक्ट वाक़ई मुझे नींबू का अचार पसंद है एक्चुअली। अच्छा। तो बस उसमें तो थोड़ा-सा ओवर किया था क्योंकि वो कैरेक्टराइज़ेशन था। सो मणि, आपने कहा कि और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन आप बताएं कि आपके लिए शूटिंग के दौरान सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स क्या थे? काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सी सिचुएशंस हुई थी। हाँ, ये एक सिचुएशन हुआ जब एक सीन है जहाँ पर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन वो सरयू नदी के किनारे एक बहुत बड़ा स्पीच दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं और बोल रहे हैं बच्चों सबको कि ये फ़ॉरेन के कपड़े हैं, लैंकाशायर के कपड़े हैं, उनको जला देना चाहिए वगैरह वगैरह। और हम बच्चे बैठे हैं कोने में, ये सीन था। उस सीन के लिए इन्होंने अच्छी सी प्लानिंग करके अलग अलग आजू बाजू के गांव से, मतलब बसेस में, ट्रक्स में वगैरह, कुछ 200-250 लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया था। बहुत बड़ी भीड़ थी और बहुत बड़ा सा सेटअप था। उस सिचुएशन में ये हुआ कि एक बहुत बड़ी पुरानी पेड़ पे एक बी हाइव, राइट, मधुमक्खी का। हाँ, घोंसला, राइट,
पता नहीं क्या हुआ, जनरेटर का धुआँ था या किसी ने कुछ छेड़ा, पत्थर फेंका, पता नहीं क्या, वो पूरा वो बी हाइव डिस्टर्ब हो गया और पूरा बी का अटैक हो गया जब हम शूटिंग कर रहे थे। वो जो सारे कास्ट हाँ, और क्रू वहाँ बैठा था। हाँ, तो सब बैठ गए, सबको बोला गया कि बीज़ मधुमक्खी हैं हवा में, बैठ जाओ, वो स्टिंग कर रहे हैं। तो सब लोग चद्दर-वद्दर वो जो शीट्स, तौलिया कुछ भी बोलो लेकर चुपचाप एक जगह पे बैठ गए, 4-5 घंटे तक शूटिंग रुक गई। और उसमें हमारे बेचारे मेकअप मैन को बहुत बुरी तरह से उसको स्टिंग किया गया, उसको लिटरली हॉस्पिटल ले गए। तो वो एक थोड़ी-सी अनफॉर्चुनेट सी एक सिचुएशन थी। पर 2 ढाई घंटे के बाद, जहाँ तक मुझे याद है, ढाई 3 घंटे के बाद वापस स्टार्टेड शूटिंग एज़ इफ नथिंग हैड हैपेंड। अच्छा। तो ये था। फिर हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार हमारे लिए नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो अलग से बनता था, क्योंकि वो सब कोऑर्डिनेशन का बहुत तकलीफ होता था, तो ऐसे करते थे, रेगुलरली नहीं होता था, वो बनाते थे। ऐसे बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। जब हमने शूटिंग शुरू करी मई में, तो बहुत गर्मी थी। उसके बाद जब बारिश की मौसम शुरू हुई तो एकदम से मौसम बदल गया। तेज़ बारिश और ठंड। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर से बीच में आई थिंक मैं कुछ 1-2 दिन के लिए बीमार भी पड़ गया था। तो बहुत सा एक एक्साइटिंग सा माहौल था, तो बहुत मज़े किए। मुझे अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि अगर मई के महीने में शूटिंग थी, आपके तो खैर कपड़े फटे हुए थे, लेकिन राजम को एक गर्म टोपी हाँ, और जो स्वामी है वो भी एक काले रंग का कोट पहन के हाँ, रहता था। हाँ। ये अंतर क्यों? वो गर्मियों के दिन में उनको ये सर्दियों के कपड़े क्यों पहनाए जा रहे थे? ये एक्चुअली वो कैरेक्टर के हिसाब से उनको कपड़े पहना दिए गए थे, राइट? तो जैसे राजम है, उसके पिता जो हैं वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो किरदार निभा रहे हैं, तो एक उस हिसाब से उस बच्चे की जो क्लोथ्स हैं, कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने कपड़ों को दिया था, तो बस वही था। मैं एक छोटे से गरीब घर का बच्चा हूँ, तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे वो कॉस्ट्यूम वगैरह दी हुई थी, तो बस वही था। तो आपको वैसे तकलीफ तो बहुत हुई फटे कपड़े पहन के, लेकिन उनके कपड़े देख के और ज़्यादा तकलीफ होती नहीं, थी? नहीं, ये एक बार शूटिंग शुरू हो गई ना, फिर आदत सी हो गई। हाँ, आदत से। वो पहले-पहले शुरुआत में थोड़ी-सी काफ़ी हिचकिचाहट थी वैसे कि भी ये क्या? मुझे लगता है कि आप शायद गर्मी में फटे कपड़े यू विल प्रेफर रादर देन की गर्म टोपी हाँ, पहनने हाँ, से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, सर्दियों में तकलीफ़ होने लगी क्योंकि वो बहुत ठंड होता था। इमेजिन टार का रास्ता है, बारिश हो रही है, गर्मी मतलब टार, मतलब उसके ऊपर पैर पर छाले पड़ जाएँ, हम चल रहे हैं। पर आई थिंक एक जोश था, मूड था, तो ये सब चीज़ें ना हमने नोटिस भी नहीं करी। हमने जस्ट किया। एक्शन जब सुनता हूँ तो बस सब लग गए काम पर, राइट? तो एक जोश था, एक 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 अजीब-सी एनर्जी थी, ऐसा लगता है। तो खेल-खेल में, बातों-बातों में पूरा मतलब काम हो गया। हर सुबह को एक जहाँ पर हम रहते थे, वहाँ के पीछे से एक एक छोटी-सी नदी थी। हम सब बच्चे वहाँ पर जाके नहाते थे, लिटरली। नदी नदी में पर? नहाते थे, हाँ जी। नदी में नहाते थे, वो बहता हुआ पानी होता था और बच्चे नहाते थे। और हम बच्चे जाते थे, किसी को उस नदी से निकलना नहीं होता था। तो 2 असिस्टेंट डायरेक्टर आते थे, उनका यही काम था कि बच्चों को उठाएँ और बाहर फेंकें। हाँ, उठाएं। बिल्कुल। और उनको यही करना पड़ता था कि वो शुरू हो गया, शॉट लग गया, नाश्ता हो गया, सब रुके, चलो, चलो, चलो। और हम बड़े मतलब आलसी होकर धीरे-धीरे से निकलते थे। तो हमारे लिए तो पिकनिक था, मस्ती कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। मतलब बचपन आपने जिया है मालगुडी डेज में, वो वाक़ई करते में। करते आपने बचपन ही जिया है अपना, जिस तरह आप नहाने की बातें कर रहे हैं और हाँ, आपको हाँ। एक एडल्ट ले जा रहा है, नाश्ता खिला रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो ऐसे ही था। तो मतलब हमने वो किरदार जिया है। काफ़ी काफ़ी अगर अगर आप गौर से देखें, क्योंकि हम बैंगलोर नहीं आते थे। हम 10-15 दिन की एक शेड्यूल होती थी और 10-12 दिन तक हम वहीं पर रहते थे। वहीं पर खाना, वहीं पर पीना, वहीं पर डायलॉग्स, वहीं पर लाइन्स करना वगैरह, वगैरह। तो बस देखते-देखते 2 ढाई महीने हो गए। और इनफैक्ट मज़े की बात ये है कि जब शूटिंग ख़त्म हो गई तो डबिंग की नौबत आई। और मेरी वॉइस को डब करना था, उनको टेस्ट करना था, शंकर नाग जी और उनके यूनिट को टेस्ट करना था कि किसकी आवाज़ किस किरदार के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो मैंने स्वामी के भी कुछ डायलॉग्स बोले अच्छा। और मैंने अपने भी कुछ डायलॉग्स बोले। और बाद में उनको लगा कि नहीं, मंजू जो है वो स्वामी के लिए बेहतर होगा और मैं अपना ही रोल करूं। तो शूटिंग के लिए, मतलब डबिंग के लिए, मैं और आई थिंक 1 हफ्ते तक रुक गया। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि स्कूल शुरू हो गई है और मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ।
अच्छा। और सबसे मज़े वाली बात यह है कि आई गॉट टू फ्लाई बैक टू बॉम्बे बैंगलोर से, तो अकेले फ्लाइट में बैठ के क्या क्या मज़े थे, वाह वाह वाह। मतलब मतलब आपके राजा वाले ठाठ आपके तब निकले। क्या मज़े लिए मैंने, वाह वाह वाह। वो 11 साल का बच्चा था उस वक्त। आई नो, आई कैन इमेजिन। तो इफ़ यू डोंट माइंड, आपको कितने पैसे मिले होंगे इस पूरे शूट के? ये पता भी है, ये आपको फिगर हाँ, आपके नहीं, नहीं, पेरेंट्स ने कुछ कुछ बताया? कुछ याद है। आई थिंक आई गॉट पेड अराउंड अ प्रिंसली सम ऑफ अराउंड 4,000 रुपीज़। था, मतलब उससे शायद अलग बात है कि बेहतर हो सकता था शायद। पर मज़े की बात यह है, प्रोड्यूसर ना अगले दिन शूटिंग खत्म होते ही मेरी माँ को दे रहे हैं चेक, और मेरी माँ, "अरे! व्हाट इज़ दिस?" I'm like, "माँ चुपचाप ले ले, गिफ्ट नहीं है।" अच्छा, आप ये 11 साल की उम्र में आपको इतनी समझ थी? उतनी सोचती कि यार पैसे मिल रहा है काम के तो ले लो। और मेरी माँ बड़ी एकदम डेलिकेट होके, "ओह माय गॉड व्हाट इज़ दिस?" लाइक, "व्हाट इज़ दिस?" क्या, ले लो माँ। तो मैं देख रहा हूँ कि क्या ऐसे कर रही है मेरी माँ, ले लो, इट्स गुड। तो बस ऐसा था कुछ तो एक्सपीरियंस। आपको बैंगलोर टू बॉम्बे की फ़्लाइट, एक ये इनाम मिला, नदी में नहाने का इनाम मिला, टीवी पे आने का इनाम मिला, लेकिन क्या उस 4,000 में आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ ख़ास किया, आपको दिया टू मेक यू फ़ील कि आपकी ये पहली कमाई है, आपका पहला प्रोजेक्ट है? जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने एक बहुत बोरिंग सा काम किया था कि उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट खोल के पैसे उधर डाल दिए। तो ऐसे कुछ हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। पर ऐसा कुछ होना चाहिए करके उस वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, बचपन राइट? बहुत इनोसेंट था। हाँ, मुझे लगता नहीं आजकल के 11 साल के बच्चों में वो इनोसेंस है। हाँ, मतलब दे डू एक्सपेक्ट कि पेरेंट्स कुछ करें हमारे मेरी लिए। पार्टी थी जब हम लोकेशन पे होते थे। सुबह उठो, बढ़िया सा नाश्ता मिलता था, नदी में नहाने को मिलता था। शंकर नाग जैसे, ही वाज़ अ बिग स्टार कर्नाटका में, ही वाज़ अ लीडिंग हम एक लीडिंग और मैन नाम ऑफ। भूल रहे हैं, गिरीश कर्नाड, आपके बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। बिग नेम्स। बिग नेम्स, राइट? एंड हम जब शूटिंग कर रहे थे तो आई वाज़ वेरी अवेयर कि ये मतलब बड़े दिग्गज आर्टिस्ट हैं। तो वो एक एक चाहत थी, एक एक्साइटमेंट होती थी, तो ऐसे करके दिन निकल गए। और जब हमने सीन कहना था और डायलॉग्स बोलने थे, कॉम्प्लेक्स सीन होती थी, और जब शॉट अच्छी हुई और जब हमको तारीफ मिलती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था कि हमने कुछ हासिल कर लिया। क्या हासिल कर लिया पता नहीं। असिस्टेंट डायरेक्टर्स बोलते थे, "रघु, यू आर वेरी लकी, यू गेट टू वर्क इन अ प्राइम टाइम शो 9 पीएम पर, पूरी पूरी कंट्री, पूरा देश आपको देख।" ये उस वक्त की बात है जब जी नहीं था, सोनी नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन था, और पूरी कंट्री आपको देखती थी 9 बजे बिल्कुल, प्राइम टाइम। तभी तो ये इतने याद हैं हमें शोज़, जब इतनी भरमार नहीं थी, एक एक्सक्लूसिविटी थी। हाँ, और मेरा था कि प्राइम टाइम होता क्या है, छोड़ो यार, नाश्ता अच्छा मिल रहा है, खाना बढ़िया सा है, एन्जॉय करो। लिविंग इन द मोमेंट, जो जो कहते हैं ना, लिव इन द प्रेज़ेंट, वो था उस वक़्त। वो सब बचपन में हम भूल गए, जब बड़े होते-होते गए कि लिविंग इन द प्रेज़ेंट होती क्या है, तो वो लिविंग इन द प्रेज़ेंट ही था। मैं अक्सर सोचती हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम, मेरे लिए तो अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे गुदगुदी हो रही है मेरे अंदर, मालगुड़ी, स्वामी, राजम, मणि। आपके लिए आपने बहुत बचपन जिया सेट पे, हुँ। लेकिन अगर आप अपने आप को निकाल दें उससे बाहर और उस मालगुड़ी में उन किरदारों को देखें, तो आपके क्या इमोशंस जुड़े हुए हैं उन बच्चों के साथ? आपको कुछ कहीं वहाँ लगता है कि आप शायद उस तरह से नहीं देखा आपने उस शो को जिस तरह बाकी बच्चे देखते हैं, आप उसका एक किरदार बन के रह गए, या आप अब एक ऑब्जर्वर का पोजीशन ले पाते हैं? मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल है, क्योंकि मैं अंदर था ना, मैं मतलब जो भी हुआ वो मेरे साथ हुआ, मैं ही था वो। तो मेरे लिए तो एक बहुत मेमोरेबल, शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समर वेकेशन था। क्योंकि शूटिंग भी ऐसे उन्होंने प्लान करी थी, क्योंकि बच्चे थे, तो समर में 2 ढाई महीने में पूरी शूटिंग उन्होंने तभी प्लान करी थी। तो जब मैं बॉम्बे आया, शूटिंग ख़त्म हो गई, स्कूल जाने लगा, कुछ 6, 7, 8 महीने के बाद वो एपिसोड्स आने लगे टेलीविज़न पर, राइट? तो उस वक़्त मुझे याद है, मेरे घर पे मेरे डैड ने कलर टीवी खरीदी। एक क्राउन करके एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का ब्रांड था, मुझे पता नहीं हाँ, क्यों याद है, पर याद है। हाँ, क्राउन क्राउन होता टीवी था। होता था। वो छोड़ के हमने कुछ बीपीएल या कुछ तो एक कलर टीवी खरीदा, क्योंकि कलर टीवी पे हमने देखना था, राइट? और हम हमारे एक फैमिली फ्रेंड के घर जाते थे रेगुलरली। आई थिंक इट वाज़ अ वेडनेसडे इवनिंग 9 पीएम, क्योंकि उनके घर पे उन दिनों वीसीआर हुआ करता था। तो वीसीआर पर हम रिकॉर्ड करते रिकॉर्डिंग। थे, है ना? तो बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही 8, 7, 6-7 एपिसोड्स खत्म हो गए, मैंने नोटिस किया कि लोग मुड़-मुड़ कर मुझे देख रहे हैं, और मुझे लगता था कि मुझे देख क्यों रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर? तब याद आया कि यार मैंने टीवी पे एक्ट करी है, लोग मुझे देख रहे हैं।
राइट। तो फिर वो वेव शुरू हुआ, फिर वो मतलब पॉपुलर होने लगा शो और लोग देखने लगे, स्कूल टीचर्स उसके बारे में जिक्र करने लगे। तब मुझे लगा कि यार कुछ तो किया है मैंने, मतलब कुछ ढंग मतलब का आप काम किया सेलिब्रिटी है। हो गए हैं अब। सेलिब्रिटी क्या होता है मुझे नहीं पता। और स्कूल के बच्चे आते थे क्लास में, जब रिसेस होता था या लंच ब्रेक होता था, बच्चे, मैं उस वक्त शायद 7 या 8वीं कक्षा में था, हर क्लास के बड़े बच्चे, छोटे बच्चे आ जाते थे मुझे ऑटोग्राफ लेने। उस साल मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 80% जो हमारे बच्चे थे उस स्कूल में, उनके लास्ट, किसी भी किताब के लास्ट पेज पर मेरा सिग्नेचर है। वाह। तो ये पता नहीं ऐसे हो गया, राइट। तो वो एक बहुत सा एक्साइटिंग सा सिचुएशन था। लोग बुलाने लगे, आते थे, अरे कैसा है बेटा, हमारी फंक्शन है, आ जाओ आ जाओ, और मुझे नहीं जाना होता था। तो मैं बहुत रिलक्टेंटली मेरे डैड की ओर देखता था कि ये कहाँ फंस गया मैं, राइट। आई एम 11 ईयर ओल्ड, मुझे या क्या पड़ी है। तो एक वो भी एक था दौर। तो तो ये ऑटोग्राफ देने वाली जो फीलिंग है, सब में जाने जाने वाली फीलिंग है, उस समय तो शायद आपने इतनी एंजॉय नहीं की, लेकिन व्हेन यू लुक बैक तो कैसा महसूस होता है याद करके वो दिन, और जैसे अभी आप याद कर रहे हैं हमारे साथ। नहीं, बहुत बहुत अच्छे, बहुत प्यारे दिन थे। जितना अटेंशन मुझे मिलता था, जितना मतलब एडुलेशन मिलता था, बहुत ही अच्छा था। और आई वाज एंजॉयिंग इट, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अच्छी बात होती है जब, अगर आपको सामने से अगर कोई 3-4 अच्छी बातें कहता है तो अच्छा तो लगता ही है। पर मेरे पेरेंट्स और मेरी सिचुएशन जो थी वो बहुत ही ग्राउंडेड थी, और मेरे पेरेंट्स का बहुत सा क्लियर एक एक्सपेक्टेशन था कि भाई आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छी सी ग्रेजुएशन कर लो, जो ट्रेडिशनल मिडिल क्लास एटीट्यूड होती है, तो वही था। और जैसे जैसे साल बीतते गए तो फिर धीरे धीरे से वो नशा थोड़ा सा कम होता गया। उस वक्त सोशल मीडिया था नहीं, तो ये सब सोशल मीडिया का जो सर्कस चल रहा है वो अब चल रहा है पिछले 10-15 सालों में, राइट। तो जब रिलीज़ हुई 85, सोशल मीडिया आई कब, मिड 2000s, तो 10-15 साल एक वैक्यूम सा था, जहाँ पर उतना ज़्यादा हवा नहीं हुआ उस बारे में। बट धीरे धीरे बाद में उसकी लेजेंड बढ़ती गई। अब 2 फेसबुक ग्रुप्स हैं, काफ़ी हज़ारों लोग हैं वहाँ पर। और मुझे ताजुब होता है ये देखकर कि उस एक शो ने इतने लोगों पर इतना पॉजिटिव असर किया है कि आई ओनली फील सरप्राइज्ड स्लैश ब्लेस्ड कि भाई आई वाज पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा बचपन, मेरे भाई बहन, माई सिस्टर इज़ 7 years एल्डर टू मी, ब्रदर 9 साल बड़े हैं, दे आर ऑलमोस्ट लाइक पेरेंट्स टू मी। मेरे आसपास बहुत बच्चे नहीं होते थे, मेरा एक बड़ा अकेलापन था। मैंने अपनी बहन के साथ ही देखा है, मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, तो वो दादी की आवाज़, चामी, तो वो मेरे बचपन की आवाज़ें हैं, और मेरे बचपन के साथी हो आप। तो वो ये वो जो एक छोटी सी टिप है। आपने जो चामी की बात करी, जिन्होंने वो किरदार निभाया था, सुहासिनी अडारकर, शी वाज अ सीनियर मराठी एक्ट्रेस, बहुत सीनियर एक्टर, बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर। वो उतनी बूढ़ी नहीं थी, अच्छा तो वो कभी कभी ना, जब वो सीन कर रही है वो नॉर्मल हो जाती थी, तो अच्छा, असिस्टेंट उनकी डायरेक्टर बोल, पीठ ने तो झुकी होती है। हाँ, उनको असिस्टेंट डायरेक्टर्स को याद दिलाना पड़ता था कि भाई आप कैरेक्टर में आ जाओ, झुको, इमोशन में आके आप तेज मत हो जाओ। तो ये चीज़ें मैं नोटिस करता था कि अच्छा ऐसा भी होता है, राइट। तो इट वाज लाइक रियल प्रैक्टिकल स्कूल कि भाई एक्टिंग होती क्या है, परफॉर्मेंस होता क्या है। तो बहुत एंजॉय किया। तो ये जो सेलिब्रिटी मोड है, आपने क्योंकि ये जिक्र किया, मैं कई बार सोची शायद आप बच गए रघु। सोशल मीडिया होता तो शायद बहुत हाइप हो जाती, बहुत ज़्यादा तस्वीरों में, बातों में आप आते, तो शायद जो कहते हैं ना इनोसेंस हम्म। उसकी, उस रोल की या उन यादों की, शायद वो कहीं निकल के आप एक्चुअल सेलिब्रिटी मोड में चले जाते, जिससे आप बच गए। पर जो स्वामी था, मंजू, मेरा जिगरी दोस्त है, उसको इससे बहुत फ़ायदा हुआ। उसने काफ़ी कुछ किया 3-4 साल, क्योंकि वो चेहरे से, पर्सनालिटी से, ही वॉज इन कैरेक्टर, तो वो बहुत यंग दिखा, बच्चे की तरह था वो काफ़ी सालों तक। तो उसने उसने बहुत सेलिब्रिटी हुड देखी। मैं और दूसरे बच्चे तो जल्दी जल्दी बड़े होते गए, तो हम वो जोन से बाहर निकल गए, बच्चे के कैरेक्टर से बाहर आकर अडल्ट जल्दी बन गए। तो मैं ब्रेक लेने वाली थी, लेकिन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो मेरा था कि आपने बचपन में ये रोल किया, तो उसके बाद और रोल आपकी ज़िंदगी में आए क्या? आपने कोशिश की, या आपने, जिस तरह आप कहा कि मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग थी, उन्होंने कहा कि नहीं अब पढ़ाई पे गौर करो, क्या आगे क्या रहा आपके कुछ साल? उसके काफ़ी सालों तक मैंने ऐसा कुछ मेजर कुछ रोल किया नहीं, क्योंकि एक तो ये था कि जो नेटवर्क थी जिन्होंने शो बनाई थी वो बेंगलोर में थे। बॉम्बे में तो इंडस्ट्री है, और बॉम्बे में अगर मैं चाहता था और अगर वो उस दिशा में अगर मैं और
एक्टिवली परसू करता तो बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि उन दिनों उतनी कंपटीशन थी भी नहीं और मेरे पोर्टफोलियो में मैंने इतना बड़ा सा एक काम कर दिया था। तो उस वक्त वही था फोकस कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो वगैरह वगैरह, तो वो धीरे धीरे वो कम होता गया। तो मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स करी, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ की। मैं डबिंग बहुत करता था, तो कन्नड़ा लैंग्वेज में जब भी कोई ऐड होती थी, वो पता नहीं मैंने कुछ 50 60 100 एड्स किए होंगे। वाओ! जो एड्स नेशनल लेवल पर जो भी एड्स बनती थी अलग अलग ब्रांड्स की, तो उसकी जो कन्नड़ा लैंग्वेज की जो वर्जन्स बनती थी, तो जब भी उनको एक बच्चे का वॉइस चाहिए था तब मैं वो काम करता था। तो ये सब चलता रहा काफ़ी साल तक, बट बाद में कॉर्पोरेट करियर वगैरह में मतलब ये वो थोड़ा सा पीछे छूट गया। आई थिंक वो उसमें माँ-बाप का भी बहुत साथ होता है। उस कच्ची उम्र में एक एम्बिशन होना बड़ा ज़रूरी है कि जी, नहीं जी। आप भी ये करो, और वो पुश होता है। तो जो ये चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, आपको चाइल्ड आर्टिस्ट ही कहेंगे, आपको लगता है कि ये इसका प्रेशर आपने लिया आगे कि नहीं अब कुछ परफॉर्म करना है मैंने, या वो आई गई बात हो गई, एक अच्छा काम था, एक अच्छी याद थी और भूल गए? भूल गए, ख़त्म। वो एक बहुत अच्छा सा क्योंकि क्या है ना, अब जैसे इस टाइम पे जब हम जीते हैं, तो अगर आप कुछ करते हो या ना करते हो, तो सोसाइटी आपको बहुत एक इनडायरेक्ट और कई बार डायरेक्ट प्रेशर देती है हाँ। कि भाई आपने वो किया, अब क्या कर रहे हो। तो अगर हमें लगता भी नहीं कि कुछ करना चाहिए, लगने लगता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, कुछ करना चाहिए क्या मुझे, ऐसे लगता है अभी, राइट। उस वक्त वो था नहीं माहौल, और वो बच्चे थे, और उस वक्त पे टेलीविज़न इतना बड़ा मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट होगा, किसे पता था। ओटीटी तो खैर किसी को पता भी नहीं था कि ओटीटी करके एक कुछ वो चीज़ तो आएगी, हाँ, राइट? सोचा भी नहीं था है ऐसा ना? होगा। तो उस वक्त ये था नहीं कि बस इन्हें कि इस क्षेत्र में जाकर एक करियर भी बन सकता है, इसमें मतलब एक ढंग की कमाई होती भी है कि नहीं, ये सब था नहीं, राइट? और ना मैं किसी फ़िल्मी बैकग्राउंड से या किसी इंडस्ट्री के परिवार से था, तो वो एक विज़न या फिर एक क्लैरिटी नहीं थी। मेरे ज़हन में तो यही था कि भाई काम किया, मज़े किए, हो गया, अब कॉर्पोरेट लाइन पे चले जाओ, तो दैट वाज़ द नॉर्मल उस वक्त के लिए। अब जाकर जब लोग ऐसी-ऐसी बातें करते हैं, तो कभी-कभी लगता है कि यार शायद वो भी एक ज़िंदगी हो सकती थी। मणि, मुझे ना मैं बड़ोक गई थी। मैं पंजाब बॉर्न हूँ और बड़ोक पास पड़ता है हुँ, हुँ। पंजाब से। तो उसका जो रेलवे स्टेशन है, उसे देख के मुझे मालगुडी याद आ गया था। बिल्कुल छोटा-सा, हुँ, प्यारा-सा, और कोई शोर नहीं। और मैं उस स्टेशन पे इमेजिन कर रही थी मालगुडी लिखा हो। तो ये एक जो मेमोरी है ना छोटे-छोटे गाँव की, और अब मैं जब अपने आप को आज इस डेट पे देखती हूँ कनाडा में, इस ज़िंदगी में, एक कॉन्ट्रास्ट लगता है ज़िंदगी का बहुत बड़ा। और मैं आपके बारे में सोचती हूँ कि आपको कैसा महसूस होता है कि एक वो जी थी ज़िंदगी मालगुडी की, और आज चाहे आप एक बहुत सॉर्टेड इंसान हो, लेकिन आप भाग तो फिर भी रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट क्या कभी-कभी सोचते हैं, और कैसा महसूस होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कॉन्ट्रास्ट तो है, वक्त बदल गया है, जगह बदल गई है, लोग बदल गए, पर मैं वही हूँ। वही हूँ मतलब इंसान तो वही है। तो आई थिंक हालात बदलते हैं, पर हर वक्त हम किसी न किसी चीज़ को चाहने की कोशिश में रहते हैं। कभी वो मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इसी को ज़िंदगी कहते हैं, राइट? तो वो चलता रहता है। मालगुडी की रेलवे स्टेशन की जब आपने बात निकाली, तो ये भी मुझे कहना पड़ेगा कि वो जो आगुम्बे रेलवे स्टेशन थी, दिन में एक ट्रेन जाती थी। तो अगर हमने ट्रेन को पकड़ना है, और हमको इतना बजट नहीं था कि हम ट्रेन को अपने हिसाब से चलाएं, तो योंकी शंकर नाग बहुत बड़े नाम थे, तो उनके वट पर हम कभी-कभी स्टेशन में ट्रेन को रोक सकते थे कि भाई सिग्नल मास्टर को बोल दिया कि भाई और 5। एक छोटी-सी गाँव है, वहाँ पर स्टेशन में ट्रेन को सिर्फ 5 मिनट रुकना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। हम कई बार 20 मिनट, 25 मिनट शायद रोक लेते थे। कैमरा सब हमने सेटिंग कर ली, सिग्नल मारा, असिस्टेंट ने स्टेशन मास्टर को बोला कि भाई अब आप ट्रेन को छोड़ो। वो ट्रेन जाता है, और उसे आपने एक शॉट याद होगा कि स्वामी वो ट्रेन के बगल में भागता है। भागते हैं दोनों। राइट? तो वो एक सब वन टेक सिचुएशन था, अगर वो नहीं हुआ तो फिर अगले दिन ही हमें शूट करना पड़ेगा, तो ये ओह! सिचुएशन होती थी। इंटरेस्टिंग। मतलब आपकी एक ही बारी ट्रेन आनी है, अगर गलत शॉट हो गया तो बैठे हाँ, रहो। हाँ, बिल्कुल। और ट्रेन के रेफरेंस में काफ़ी कुछ शॉट्स थे, हाँ। जैसे एक शॉट है जब मैं और स्वामी बैठे हैं, वो कुछ कहानी सुना रहा है, मैं उसकी बात सुन रहा हूँ, और वहाँ से ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती है और हम मुड़ के देखते हैं। उसकी हमने रिहर्सल करना शुरू किया ट्रेन के आने के, क्योंकि हमें पता था कि किस टाइम पर वो ट्रेन आती है। उसके 1.5 घंटे से पहले से हम 50 बार उसको रिहर्स कर चुके हैं, क्योंकि कि जब गलत ना ट्रेन हो जाए। आएगी
तो फिर रीटेक का मौका नहीं मिलेगा, जो लगा वो लगा, अदरवाइज अगले दिन। तो ऐसे कुछ एक्साइटिंग सी, इंटरेस्टिंग सी एक्सपीरियंसेस रही हैं। मैं तो सोचती हूँ कि उस गाड़ी में जो पैसेंजर्स होते होंगे अरे वो क्या नहीं, सोचते होंगे। हाँ, वो जब जाते थे, ऐसा कई बार हुआ है कि जब ट्रेन आ रही है, राइट? तो लोग झुक-झुक के देखते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि हम जब सेट पर हैं, जब शूटिंग हो रही है, तो 50-60 लोग हैं वहाँ पर, भीड़ लगी हुई है। तो उस छोटे से गाँव में तो सबसे पहले अगर ट्रेन के पैसेंजर्स देखेंगे तो उनको लगेगा कि कुछ हो रहा है। वो देखते थे बाहर, नोटिस करते थे कि रिफ्लेक्टर्स लगे हैं, क्योंकि लाइट नहीं थी, रिफ्लेक्टर्स थी, बड़े से जो सिल्वर लाइट रिफ्लेक्टर्स हैं, कैमरा है, तो लोग नोटिस करते कि वही शूटिंग वूटिंग हो रही है, तो समझ में आता था। जिस वक्त लोगों ने शंकरना को देख लिया, क्योंकि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे उस वक्त, तो लोग बहुत उत्सुक होते थे, भीड़ लग जाती थी और वो बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे, तो ऐसा माहौल होता था। तो रघु, थोड़ा सा प्रेजेंट में आते हैं। आपने एक्टिंग अभी भी छोड़ी नहीं है। मैं सारे लिसनर्स को बता दूं कि आप अभी भी अपनी मर्जी से कभी कभी फिल्म्स में एक्ट करते हैं, कभी थिएटर करते हैं। आपको हाल ही एक अवार्ड भी मिला है एक शॉर्ट फिल्म के लिए, और हाल ही आपने और मैंने साथ काम किया है। बिल्कुल। आई एम ऑनर्ड कि हम एक ही प्ले में दोनों थे, माय साहिर प्लेजर। लुधियानवी के। जी। तो और आपका एक बहुत ही बड़ा हिडन टैलेंट जो लिसनर्स नहीं जानते कि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस मालगुड़ी का और स्वामी एंड फ्रेंड्स का रहा, आपकी जो अब की जो एक्टिंग की जितना भी करियर आप निभा रहे हैं, उसकी लर्निंग कितनी आपको लगता है आपने ली है वहाँ से? मुझे लगता है मेरी फाउंडेशन वहीं से है। मैं कभी एक्टिंग स्कूल गया नहीं, कभी उसको फॉर्मली परस्यू करने का मतलब मौका मुझे मिला नहीं। तो मेरी एक्टिंग स्कूल जो थी वो थी मालगुडी डेज़। तो उसमें जो सीखा वो सीखा। पर ख़ैर, आप क्या होते हो कि जैसे उम्र बढ़ती है, जब आप अडल्ट होते हो, तो एक तरह से आप वो बचपना पीछे छूट जाता है। पर फॉर सम रीज़न वो जो एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की जो चाहत है और जो लगन है, वो मुझ में रहा है हर वक्त। तो आई एन्जॉय वॉचिंग सिनेमा। मैं ज़्यादा फ़िल्म और टेलीविज़न के प्रति और ज़्यादा आकर्षित हूँ, थिएटर के प्रति उतना नहीं। तो जब भी मौका मिलता है तो मैं कूद पड़ता हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक, इनफैक्ट 2 साल पहले मैंने एक छोटी-सी पाकिस्तानी शॉर्ट फ़िल्म में मैंने एक नेगेटिव रोल निभाया। उस फ़िल्म ने कुछ 7-8 अलग-अलग फेस्टिवल्स पे उसको अवार्ड मिला। अभी भी अवेलेबल है विमियो पर। उसका नाम है देयर आर नो चिल्ड्रन हियर। तो वो एक फ़िल्म है। फिर मैंने एक छोटी-सी कन्नड़ा लैंग्वेज शॉर्ट फ़िल्म करी जिसका नाम है अद्वैता। तो उस फ़िल्म, मतलब वो टेक्सास इंटरनेशनल कन्नड़ा फ़िल्म फेस्टिवल के लिए हमने ये फ़िल्म बनाई थी लास्ट समर, और उस फ़िल्म के लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बावजूद और इसके इन एडिशन टू दैट एक और कन्नड़ा लैंग्वेज फ़ीचर फ़िल्म है जिसका नाम है महिमा। अच्छा। तो इसकी शूटिंग मैं कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। वो शुरुआत में एज़ अ शॉर्ट फ़िल्म बनी, फिर प्रोड्यूसर्स को बहुत इंटरेस्ट लगा, वो अभी उसे एक फ़ीचर फ़िल्म बनाना चाहते थे, तो एक बड़ी सी फ़ीचर फ़िल्म बनाई है। ये फ़िल्म अभी फिनिशिंग टचेस हो रही है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है बैंगलोर में, और मुझे लगता है कि जुलाई-अगस्त के टाइम फ्रेम में ये कर्नाटका में और ओटीटीज़ पर शायद रिलीज़ हो जाएगी। तो उसमें एक लीड रोल किया है मैंने। तो ये सारी चीज़ें अचानक से कनाडा में आने के बाद, इतने सालों के बाद होने लगी हैं, एंड आई एम एन्जॉयिंग इट। तो आप सिर्फ हमारे बचपन के हीरो ही नहीं हैं, आप आज की डेट की मूवीज़ के भी हीरो हैं। तो आप मतलब हीरो तो रहेंगे ही हमेशा। भाई, जो आता है वो आता है। मैं ज़्यादा भेद नहीं करता। जैसे आपने कहा, आपके साथ थिएटर में हमने शो की रिसेंटली, हाल ही में, तो उसमें भी बहुत मज़ा आया। ये बड़ा अजीब सा एक और डिफरेंट सा एक अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, जहाँ पर मैं स्टेज पर साहिर लुधियानवी जी के गाने गा रहा हूँ। तो वो एक अलग सा एक एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आया आपके साथ काम करने में, और आपके अंदर भी बहुत एक अच्छी सी एक हिडन एक्टिंग टैलेंट है जो आप टैप करना चाहिए आपने ज़्यादा। तो वो भी बहुत मज़ा आया। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? जब मुझे पता चला आप मणि हो, तो मेरे ना हाथ पैर फूल गए थे कि आप मणि हो। और आपको अगर मेरा रिएक्शन याद हो, मैं काफ़ी कूद रही थी, मैं आपके गले भी मिली, मैंने आपसे हाथ मिलाया, और मैं आपको बस देखती रह गई। आप मेरे लिए पहले रघु थे, उसके बाद आप मणि हो गए मेरे लिए। जी। तो ये रिएक्शंस आपको कितने देखने को मिलते हैं यहाँ पर? इस तरह का एक्साइटमेंट बहुत कम, बट जनरली बहुत बहुत लोग बहुत प्यार से पेश आते हैं। ख़ास करके फेसबुक पे वगैरह लोग, मतलब
अजनबी लोग हैं। लिंक्डइन पर लोग मुझे मिलते हैं, ये कहते हैं कि हमने आपका काम देखा था, बहुत अच्छा था, इट हैज़ मेड अ ह्यूज इम्प्रेशन ऑन आवर चाइल्डहुड वगैरह। तो बहुत बहुत प्यार देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो अभी वेरी इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुई, लिंक्डइन का आपने नाम लिया, तो जो शेखर कपूर है जिन्होंने मासूम जी, जी, जैसी जी। मूवी डायरेक्ट की है, उनका अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल देखें तो उसमें लिखा हुआ है आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं ये काम करता हूँ। कहीं जिक्र नहीं है मासूम का। उन्होंने एलिजाबेथ जैसी मूवीज़ बनाई है, कहीं जी। उनकी इतनी बड़ी बड़ी मास्टरपीसेस का जिक्र नहीं है। तो आपने मालगुड़ी की आप मणि हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो अगर मैं आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल की तरफ देखूँ तो आप क्या करते हैं आज? गाने का जो शौक है, इनफैक्ट मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है जब मैं बचपन में था। वैसे मैंने भरतनाट्यम भी सीखा है, 9 साल, 10 हाँ, साल। 9 साल। और हेमा मालिनी जी के उनकी जो डांस ट्रूप है नाट्य विहार कला केंद्र, उसमें मैं 1 साल तक मैं डांसर के तौर में परफॉर्म भी करता था। ये कॉलेज के उनकी बात है। तो ये है एक छोटी सी एक पार्ट जो मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करता। सो पर डांसर, सिंगर, एक्टर, और जिस तरह से मैंने पूछा आप करते क्या हैं अपनी रोजी रोटी के लिए? हाँ, तो मैं एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करता हूँ। तो आई हेड ऑपरेशंस एंड डिलीवरी एंड स्ट्रैटेजी, तो उससे मेरी रोजी रोटी चलती है। पर जो दिल है ना, वो इन चीज़ों से चलता है। तो बस। वो तो जाहिर सी बात है, वंस एन आर्टिस्ट ऑलवेज एन आर्टिस्ट। तो रघु, हमने लोगों को मालगुड़ी की बहुत कहानियाँ बताई, आपको अब वो शायद बेताब हो रहे हैं लोग आपसे मिलने के लिए, लेकिन आपकी आवाज़ जो एक हिडन टैलेंट है, जो अब हिडन नहीं रहा, जब से आपने जी। जाहिर किया है, बहुत सारी चर्चा हो रही है मार्केट में आपकी आवाज़ की। तो आपने एक बार जिक्र किया था कि एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ आप बहुत मुतासिर हैं, जी, 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 उनके जी। सिंगिंग स्टाइल से आप बहुत जी। रिलेट करते हैं। तो कोई फिक्सेशन नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी अपना पसंदीदा गीत हमारे लिसनर्स को सुनाएं। कॉलेज में 2-3 गाने थे जिनको मैं रिपीटेडली गाता था और काफ़ी इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल्स में हमने ये जीता है। एक तो था साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया, यूं ना कभी करना इंतजार, मैंने किया है तुमसे प्यार। ये गाना हम काफ़ी गाते थे। और एक ये और मुझे बहुत पसंद है। जी, जी, जी। तो ये मैं और विद अ फीमेल सिंगर हम गाते थे और काफ़ी जगहों पर हमने जीता है। इसके अलावा एक और गाना है चतुरनार फ्रॉम पड़ोसन। उसमें मैं मन्ना डे का पार्ट गाता था और मेरा एक दोस्त था जो किशोर कुमार की जो पार्ट्स है वो गाता था। क्या और बात है। और इस गाने को हमने उस साल, मैं 3rd ईयर डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 7-8 अलग-अलग फेस्टिवल्स में जाकर हमने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। ये वक़्त वो ऐसा हो गया था कि जो हम कॉलेज फेस्टिवल्स में जाते थे, ज़्यादातर वही ऑर्केस्ट्रा ग्रुप जो है वो आती थी म्यूज़िक सपोर्ट देने, और वही टीम्स आती थी अलग-अलग कॉलेजेस से, राइट? तो 2 बार ये हुआ कि हम गए, हमने गाया और हमने जीता। उसके बाद लोग आते थे और देखते थे कि हम दोनों आए हैं, तो वो एक्चुअली बोलते थे कि यार अभी हमारा चांस कट गया। ये होता था। तो इट वाज़ अ मेमोरेबल थिंग। तो मैं वो करता था मन्ना डे का, तेरे नैनो तेरे नैनो तैनना, तो ये पार्ट मैं गाता था और जानबूझकर आई यूज्ड टू काइंड ऑफ मेक अ बिट ऑफ अ मिमिक्री ऑफ इट, जैसे ये कच्चा तोरा नार करके ये सिंगार, ये मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात, अरे ए चतुरा नार करके ये सिंगार, परिसा गा गा गरी सा दादा पा पदा सरी गा गरी सा दा पा पमा गरी, चतुरा नार करके ये सिंगार। और कई बार ये हुआ है कि मैंने अकेले दोनों पार्ट भी गाया है, जैसे हाँ धाम रुक, हाँ धाम डाय, धाम 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 रुक, हाय हे ही हुए ओए ओए अम्मा। तो ऐसे करके हम बहुत मस्ती लेते थे और काफ़ी ये गाना गाया है। ये गाना मुझे बहुत अच्छे से याद है। दिस वाज माय डैड्स फेवरेट सॉन्ग। अच्छा। मैं हैरान हूँ कि आपने आज मेरे सारे फेवरेट गाने गाए हैं और ओह। मेरा फेवरेट शो। ओह माय गुडनेस, सो स्वीट। तो उसमें कहीं महमूद कहते हैं ना, ये बोलो या ये बोलो, वो कुछ हाँ, कहता है ना हाँ, वो सुनील दत्त को। ಎನ್ನ ಇದು ಯಾಕ ಚತುರನಾರ ಅಮ್ಮ ಚೋಳಗನ जी ಯಾಕ ಚತುರನಾರ ಅಮ್ಮ पकड़ रखेगा जी, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मारत जात।
हाँ, बहुत मज़ेदार गाना है और मज़े लेकर गाते थे हम, और इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन। या और वो कमाल है पड़ोसन मूवी, और कमाल था वो वक्त। मतलब एक तो टेढ़ा टेढ़ा टेढ़े ओए ओ केड़े पोया, अरे सीधे हो जा रे, सीधे हो जा रे, सीधे हो जा, वारी चंदनिया वार चकोरे, राम बनाई ये कैसी जोड़ी, करे नचैया ता था थैया, ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी, अरे देखी तेरी चतुराई, फिर गड़बड़, अरे देखी तेरी चतुराई, फिर पटक खाया, तूने सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई, अरे घोड़े, ये घोड़ा बोला, ओनी घोड़े, ये हमको गाली दिया, अरे देखी तेरी एक चतुर नार। खैर, एंड देन फिर महमूद चुप हो जाते हैं। हाँ, फिर ये चलता है। महमूद की हार होती है और सुनील दत्त की जीत। मैं ये दिल से दुआ करती हूँ कि रघु आप जहाँ जाएं, जो भी करें, आपकी हमेशा जीत हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मुझे नहीं लगता कि मैं, कहते हैं कि मैं बातें बड़ी अच्छी बुनती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी सी निशब्द हूँ कि मैं क्या बोलूँ, किस तरह शुक्रिया अदा करूँ कि आपने मेरे बचपन की वो याद बने और आज मेरे साथ हैं आप। मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि हमारी ये मुलाकात लिखी थी ज़िंदगी में, और आज आप शो में हैं। इतनी बातें, इतनी अंदर की बातें जो हमें मिली हैं, और ये जिस तरह मैंने वादा किया है कि ये आज का एपिसोड पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने वाली है, तो हमने इसकी रिकॉर्डिंग की है और लिसनर्स तक पहुँचे, ऑडियंस तक पहुँचे, और ये जो खुशी आपने हमें दी है, ये खुशी आप तक दुगनी चौगनी पहुँचे। थैंक यू मनमीत। इनफैक्ट मैं रुका था कि ये रिकॉर्डिंग कब होगी और कब मैं आऊँ, कब आपसे मिलूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आप बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे, और मुझे यकीन था कि अगर आपने सवाल का हिंट भी दिया तो पता नहीं मैं कितना बोलूँगा और कब तक बोलता रहूँगा। और आपने भी मुझे मेरी काफ़ी यादें ताज़ा कर दी। मैं ये सोचकर कभी नहीं आया था कि मैं कॉलेज के जो म्यूज़िक फेस्टिवल्स में मैं गाता था या फिर मैं जो भरतनाट्यम डांस करता था उसकी बातें होंगी। तो आपने एक सोई हुई साइड मेरी जो है उसको आपने जगा दी। सो थैंक यू वेरी मच। जागते रहें और हमें लुभाते रहें, क्योंकि हमें आप जैसे फ़नकार की ज़रूरत है। और फ़नकार के साथ साथ आप एक जैसा आपने कहा ना कि मणि तो गुंडा था, लेकिन उसके पीछे एक सीधा साधा इंसान था। आपके अंदर एक वो सीधा साधा इंसान है जो हमें चाहिए, इस दुनिया को चाहिए। बहुत बहुत दुआएं रेड एफएम की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत 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 शुक्रिया।